जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोगों की क्लास होने वाली है अप्रैल करंट अफेयर्स के संबंध में। अप्रैल करंट अफेयर्स के संबंध में पहला वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, तो जिन लोगों ने अप्रैल करंट अफेयर्स का पहला वीडियो ना देखा हो वो लोग अप्रैल करंट अफेयर्स का पहला वीडियो पहले देख लें, इसके बाद दूसरे वीडियो पे आए। या आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो दूसरे वीडियो से कंटिन्यू रख सकते हैं। आप अप्रैल करंट अफेयर्स से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से पूरी तरीके से बिल्कुल बेफिक्र हो सकता है। हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन हमने इसमें नहीं डाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स। देखिए, अप्रैल करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले अप्रैल करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले पढ़ चुका है। तो अप्रैल करंट अफेयर्स 2020 ये आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी खास बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अप्रैल करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर यानी अपने चैनल पर नए हैं, यानी जीएस भाई आशुतोष पांडे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये हम करना चाहेंगे कि आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मोस्टली हम 1 से 2 दिन में आपका वीडियो एक अपलोड कर देते हैं। अब ये वीडियो की संख्या आगे आपकी और तेजी से बढ़ेगी, यानी और जल्दी जल्दी वीडियो आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट। देखिए, अप्रैल करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट यहाँ से हम लेते हैं। अप्रैल करंट अफेयर्स का पार्ट 2 का पहला पॉइंट ये होगा, अभी हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत चर्चा पे रहा जिसका नाम है भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है या कहाँ पर बनेगा। तो आप याद रखिएगा, भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। दूसरी खास बात आप लोग ये याद रखिएगा कि भोगापुरम एक जगह का नाम है। ये भोगापुरम जगह कहाँ पर पड़ती है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है। यानी भोगापुरम स्थान कहाँ पर है, तो भोगापुरम आपका आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, जैसा कि हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ में ही आपका जीके भी कंप्लीट होता जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है बताइएगा। इन मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर राज्यपाल कौन है बताइएगा। अगर आपका आंसर गलत आएगा तो हम उसको सही करेंगे, हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम है आगे। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। वाईएसआर कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम। इसके बाद अगली बात कर लें तो आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में और भी चर्चा में रहा, पिछले वर्ष भी काफी चर्चा पे रहा, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी अभी पिछले साल ही यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो जगन मोहन रेड्डी आपके मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ ये चर्चा में इसलिए रहे कि इन्होंने 5 डिप्टी सीएम नियुक्त किए, जो कि भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, वह भारत का पहला राज्य जहां पर सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री जिनकी संख्या 5 है नियुक्त किए गए, तो वो भी कहां पर नियुक्त किए गए थे, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद यहां से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। काफी बार इंपॉर्टेंट रहा है और रहता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। अब पहली बात इसमें हम लोगों को ये जाननी होगी कि इसमें कुल शामिल देश कितने थे। तो इसमें याद रखिएगा
कुल देश जिनमें ये आंकड़ा निकाला गया उनकी संख्या थी 180। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि भारत का स्थान क्या रहा, तो हम लोग पहले तो ये जान लें कि पहले नंबर पर कौन रहा। तो नंबर 1 पर इसमें था नॉर्वे। इसके बाद अगली बात आती है कि इसमें भारत का स्थान क्या था। तो भारत के स्थान पे आप लोग याद रखिएगा, भारत का स्थान 2020 में जो था वो था 142। 142। तो 2020 में भारत का स्थान कितना था, 142। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2019 में भारत का स्थान इस सूचकांक में क्या था, तो याद रखिएगा 140। यानी इस बार 2 अंक की बढ़ोतरी यानी 2 पायदान की बढ़ोतरी हुई और 2019 में भारत का स्थान था 140 और 2020 में भारत का स्थान हो गया इसमें 142। अब यहाँ से एक बात हम लोगों को और जान लेनी चाहिए कि पहले नंबर पर तो नॉर्वे था, लेकिन इसमें लास्ट नंबर पर यानी कि 180 रैंक पर कौन सा देश था। तो हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पहले और लास्ट पे कौन था। तो लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट में इसमें था उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का स्थान इसमें अंतिम 180वां स्थान था। इसके बाद इसके बारे में एक क्वेश्चन कुछ परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे यूपीपीसी जैसी जब परीक्षाएं होती हैं तो उनमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता कंपनी कौन सी है या इसे कौन जारी करता है। तो इसे जारी करने वाले एक संस्था का नाम यानी इसके जारी करता संस्था का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसकी जारी करता संस्था का नाम, जारी करता संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है जो इसे जारी करती है। ये संस्था का हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस आप जानते हैं कहाँ पर है, फ्रांस में। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसे कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर याद रखिएगा। और इसमें कुल देश कितने थे, 180 थे। पहले नंबर पर नॉर्वे यानी प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 पर कौन था, नॉर्वे। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो नारोवे, तो नंबर 1 पर नारोवे कौन, आपका नॉर्वे। इसके बाद भारत का स्थान 142, कब, 2020 में। 2019 में कितना था, 140। लास्ट में कौन है, तो उत्तर कोरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अभी ये काफी चर्चा में रही, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये एक दवा है जो कि आप सब लोग जानते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सर्वश्रेष्ठ, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, बताइएगा क्वेश्चन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका अपना देश भारत है, और भारत में ही ये सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। इसके बाद आपसे जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को और किस नाम से जाना जाता है, इसे HCQ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत पूरे विश्व का कितने प्रतिशत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उत्पादन करता है, 70%। इसके बाद अगली बात याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्पादक के साथ विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश ये भी आपका कौन होगा, भारत। जो सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहा है वही सबसे ज्यादा निर्यात भी करेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है
ये मुख्य रूप से किस रोग में प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा, इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इस दवा का प्रयोग सबसे ज्यादा यानी अभी तक किस पे होता रहा? तो मलेरिया के लिए होता रहा। लेकिन अभी कुछ जैसे आईसीएमआर जो भारत की प्रमुख संस्था है, इसने अभी रिकमेंड किया कि इसके अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं कोविड 19 से जो लोग संक्रमित हैं या जिनमें संक्रमण ज्यादा हो चुका है, तो अधिक संक्रमित लोगों में इसका प्रयोग यदि किया गया तो ये सफल पाई गई। सफल पाई जाने का मतलब उनके संक्रमण की दर को तेजी से घटाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके बाद भारत पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भारत अमेरिका को देगा कि नहीं देगा, ब्रिटेन को देगा कि नहीं देगा, जर्मनी को देगा कि नहीं देगा। तो भारत पूरे विश्व में इस समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अपने भारत में यूज करने के साथ साथ विश्व में भी इसका निर्यात कर रहा है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा भी है और काफी यूजफुल भी है। हाँ, यहाँ पर मलेरिया के संबंध में आपसे एक बात और कर लें कि मलेरिया के संबंध में क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग का ये मुख्य रूप से कैसी बीमारी है? संक्रामक है। जब हम आपको संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा रहे थे या संक्रामक रोगों के विषय में जब आपको समझाया था, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि संक्रामक रोग वे रोग जो एक से दूसरे में फैले, और इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ? तो हमने बताया था प्लाज्मोडियम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में पूछा जा चुका, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है? तो हमने बताया था कि प्लाज्मोडियम की यहाँ पर जो वाईवैक्स प्रजाति पाई जाती है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है मलेरिया रोग के लिए। तो ये नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे करंट में आपको मालूम भी होगा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को इसे मनाते हैं हम लोग। तो ये भी नोट कर लीजिएगा अगर चाहें आप। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ा दिया गया? बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? बताइएगा। अभी हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत की एक प्रमुख संस्था है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो ही भारत में जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उन सभी में प्रमुख पदों की नियुक्ति करता है, उनके संबंधित निर्णय लेता है। अभी इसमें जो कार्य करने वाले सदस्य हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि कितना बढ़ाया गया। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। और इसका कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है अगर ये पूछा जाए, तो इसका कार्यकाल आपकी भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, क्योंकि इससे संबंधित निर्णय कौन लेगा? तो ये भारत सरकार के निर्णय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना एक योजना है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये कहाँ लागू की गई है या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे लागू किया है? तो याद रखिएगा, इसे लागू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का प्रारंभ किया है। अगली बात अगर हम लोग इसमें जाने कि मुख्यमंत्री कोविड-19 ये योद्धा कल्याण योजना किसके लिए, तो ये शुरू की गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं।
अगर उन्हें कोई भी संक्रामक बीमारी हो जाती है तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा किया है, यानी एक स्वास्थ्य बीमा किया है। ये बीमा कितने का है? तो इसके तहत स्वास्थ्य बीमा किया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, जिसकी 50 लाख रुपए का बीमा ये होगा। तो याद रखिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा कितने का होगा? तो ये 50 लाख का बीमा होगा। इसके बाद यहाँ से मध्य प्रदेश की एक योजना जो काफी पहले चर्चा में थी, मध्य प्रदेश की एक योजना जिसकी चर्चा थी वो थी FIR आपके द्वार। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, FIR आपके द्वार ये स्कीम किसने चलाई थी? तो FIR आपके द्वार ये स्कीम आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन है? तो सबको मालूम है इस समय शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर के लिए हम आपको फिर देते हैं कि आप गवर्नर का नाम बताइएगा, बहुत सरल है, बहुत बार बता चुके। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में वनों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई साल से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वनों की दृष्टि से आपका सबसे ज्यादा है। इसके बाद यहाँ से जैसे कि कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने चाहिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीमार लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क परामर्श देने के लिए बीमार लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क परामर्श देने के लिए ई संजीवनी OPD कहाँ शुरू हुई है? ई संजीवनी OPD कहाँ प्रारंभ हुई है? बताइएगा। ये क्वेश्चन कोविड-19 वाले में भी हमने आपको रनिंग वे पे बताया था कि ये कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू किया है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो लोग अन्य यानी कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए ऑनलाइन ई संजीवनी OPD का प्रारंभ किया गया है। और इसी तरीके की ऑनलाइन OPD एक शुरू की गई थी जिसका नाम था आयु एवं सेहत साथी। आयु एवं सेहत साथी। बताइएगा, ये भी एक तरीके की ऑनलाइन OPD सेवा है। इसे किसने शुरू किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑनलाइन OPD सेवा जो कि आयु एवं सेहत साथी है, ये किसने शुरू किया? तो इसे राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया था। जबकि ई संजीवनी आपकी शुरू करी गई, ये शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया। इसके बाद आप सबको मालूम है हिमाचल प्रदेश के बाद जैसे कि राजस्थान के संबंध में कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप सबको पता है थार, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इसके बाद राजस्थान में ही आपका जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
सिप्री की रिपोर्ट में 2019 में, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सैन्य खर्च के मामले में, सैन्य खर्च में पहला देश कौन रहा, यानी प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये नोट कर लीजिएगा, बताइएगा कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। तो सैन्य खर्च के मामले पर प्रथम स्थान पे अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले पे था यूएसए। इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर आपसे देश पूछा जाए तो सेकंड नंबर पर देश आएगा चीन। इसके बाद अगर थर्ड नंबर पर देश आपसे पूछा जाए तो थर्ड नंबर पर है भारत। याद रखिएगा, क्योंकि थर्ड यानी 2019 में भारत आ गया तीसरे नंबर पे, लेकिन इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें रूस था, तो यहाँ से याद रखिएगा भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है सैन्य खर्च के मामले पे। भारत का सैन्य खर्च 71 बिलियन डॉलर का है, 71 बिलियन डॉलर, 71 बिलियन डॉलर का सैन्य खर्च है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री का अगर आप लोग फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता था जिसे इस बार रद्द कर दिया गया। अंबुबाची मेला कहाँ होता था जिसे इस बार रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। देखिए, आप सबको पता है ये कामाख्या देवी मंदिर में होता था, कामाख्या देवी मंदिर में। कई बार क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा गया कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये असम में है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, असम में है। असम के मुख्यमंत्री हैं इस समय कौन, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को भी एक पुरस्कार दिया था जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, और सर्बानंद सोनोवाल को एक पुरस्कार दिया गया था पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020, और ये 2020 में प्रारंभ होने वाला पहला पुरस्कार था। तो यहाँ से आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमने आपको पिछले टर्म में हालांकि बता भी दिया था कि अभी यूएसए में एक बाघिन थी, इस बाघिन का नाम बताइएगा कि बाघिन का नाम क्या था। बाघिन का नाम था नादिया, यूएसए में, जो विश्व की पहली बाघिन थी जो कि कोरोना संक्रमित हुई थी। जिसके बाद भारत में भी इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया गया कि भारत में भी अगर किसी भी प्रकार के जानवरों में अगर कोरोना संक्रमण फैला तो समस्या और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए भारत में जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया था, ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर जो कि जानवरों के लिए था, ये कहाँ पर बनाया गया था, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। और विश्व की पहली बाघिन जो कोरोना संक्रमित थी उसका नाम नादिया था, और ये कहाँ थी, यूएसए में थी। तो नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन बताइएगा, अगर ना मालूम हो तो पिछले वीडियो पे देखिएगा। इसके बाद सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये हमने आपको कोविड-19 वाले टॉपिक में बताया था, बताइएगा। इसका नाम है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे सबसे पहली बार सैनिटाइजिंग टनल यानी सैनिटाइज करने के लिए टनल लगाई गई थी। तो याद रखिएगा, भारत की पहली सैनिटाइजिंग टनल किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई, अहमदाबाद। जबकि
राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले सैनिटाइजिंग टनल लगाई? तो सैनिटाइजिंग टनल लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने सैनिटाइजिंग टनल लगाई थी। इसके बारे में नेक्स्ट अगला आप अगर पॉइंट लिख रहे हैं तो ये पॉइंट है, आप लोग पहले कोविड-19 वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा और अप्रैल करंट अफेयर्स, उसमें बहुत से क्वेश्चन इस तरीके के दिए हैं जो कि आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे, भारत में पहला या इस तरीके के। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर शुरू हुई, इसका नाम क्या था? इसका नाम था वी सेफ, वी सेफ इसका नाम रखा गया था, वी सेफ टनल। अगर आप लोग इसका नाम लिखना चाहें तो जो टनल लगाई गई थी उसका नाम था वी सेफ टनल, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को होता है? आप सबको पता है, हम बता भी चुके हैं, सब लोगों को मालूम भी है। हमने आपको दिवस याद करने का एक फंडा भी बताया था, शायद आप लोगों को याद हो। दिवस याद करने का फंडा जैसे पहले ले लेते हैं विश्व, क्योंकि अप्रैल के बारे में पढ़ रहे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस ये होता है 22 अप्रैल को। इसके पहले 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है? 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। अच्छा, अब 22 मई को कौन सा दिवस होता है? तो 22 मई को होता है विश्व जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, बहुत आसान तरीका है, 3-22 याद रखने। 22 मार्च लगातार है, 22 मार्च जल, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद जैव विविधता। सबसे पहले क्या आएगा? पानी। जब तक पानी नहीं होगा तब तक पृथ्वी ठंडी कैसे होगी, या पृथ्वी पर पैसे पर, तो सबसे पहले जल, इसके बाद पृथ्वी, और जैव विविधता पृथ्वी में ही तो होगी, तो सबसे बाद तीसरे नंबर पर आएगा आपका। तो यहाँ पर लगातार 3 महीने के 22 आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल की इस बार थीम क्या थी? विश्व पृथ्वी दिवस की इस बार थीम क्या रखी गई थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार इसे मनाया गया था 1917। याद रखिएगा। अगर आप लोग अभी हाल ही में एक दिवस 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, उस पर हमने पूरा वीडियो डाला है, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 20 से 21 मिनट का वीडियो है वो। एक बार अगर आप वो देख लोगे उससे एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस से मिलेगा। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3-3 महीने या 4 महीने के आपका एक पार्टीशन बना लेंगे और उसमें दिवस आपके लगातार हम 4-4 महीने या 5-5 महीने या 6-6 महीने करके 2 बार में करा देंगे। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे ही हम दिवस वाले वीडियो डालें आप तुरंत उनको ले करके आप एक नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पेपर में आपका 1 से 2 आपके क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि 24 से 30 अप्रैल के बीच में एक सप्ताह भी मनाया जाता है। 24 से 30 अप्रैल के बीच का जो सप्ताह होता है इसे किस सप्ताह के रूप में मनाते हैं? 24 से 30 अप्रैल के मध्य किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है बताइएगा? इसे मनाया जाता है विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह। विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, डाक कर्मियों को यदि ड्यूटी पर कोरोना हो जाए तो उस पर मुआवजा देने की घोषणा करी गई है, और ये मुआवजा कितना होगा बताइएगा? डाक कर्मियों को ड्यूटी पर डाक कर्मियों को
ड्यूटी पर यदि कोरोना हो जाए या कोरोना संक्रमित हो जाए तो उनकी मुआवजा राशि कितनी रखी गई या उन्हें कितने का मुआवजा दिया जाए। तो ये मुआवजा होगा 10 लाख रुपए। नोट कर लीजिएगा कि डाक कर्मियों का ड्यूटी पर यदि कोरोना हो जाए तो मुआवजा राशि कितनी होगी, 10 लाख रुपए। इसके बाद इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये हो सकता है कि डाक विभाग द्वारा अभी हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लॉकर्स पार्सल सेवा कहां से प्रारंभ की गई। बताइएगा, नोट कर लीजिएगा यहीं पर। डाक विभाग द्वारा नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी इसलिए क्योंकि भारत की पहली है ये। तो डाक विभाग द्वारा भारत की पहली डिजिटल लॉकर्स सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये इंपॉर्टेंट होगा। कोलकाता से, याद रखिएगा कहाँ से प्रारंभ होगा, तो ये कोलकाता से प्रारंभ होगा। भारत की पहली डाक विभाग द्वारा डिजिटल लॉकर्स सेवा कहाँ से शुरू की गई, तो ये कोलकाता से शुरू की गई। कोलकाता से एक पॉइंट हमने आपको पहले भी बताया था कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके अभी क्या कर दिया गया है। एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जगहों के कुछ नाम बदले गए हैं, उन जगहों के नाम बदल करके क्या क्या रखे गए। वहां पर कोलकाता बंदरगाह के नाम के बारे में भी हमने बताया था। इसका नया नाम रख दिया गया है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम है और यहीं से पहली यानी कोलकाता से ही डिजिटल लॉकर से सेवा प्रारंभ की गई। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ डाक कर्मियों की बात करी, तो अब बात कर लेते हैं यदि कोरोना संक्रमण से पत्रकारों, नोट कर लीजिएगा, अभी डाक कर्मियों की बात है, पत्रकार, क्योंकि पत्रकार बहुत इसमें इधर उधर जाना और संक्रमण के बीच में भी काफी उन्होंने मेहनत करी है। तो कोरोना संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों को सहानुभूति राशि, कोरोना संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों को सहानुभूति राशि 15 लाख रुपए देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है। जिसने 15 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, जो सहानुभूति राशि होगी, और ये किसके लिए होगी, जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान अगर पत्रकारों की मृत्यु हो जाती है, तो ये राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने यह घोषणा करी थी कि पत्रकार अगर कोरोना संक्रमण के से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उड़ीसा राज्य सरकार उन्हें 15 लाख रुपए की सहानुभूति राशि उपलब्ध कराएगी। उड़ीसा से आपको याद रखना, हम कई बार बता चुके, उड़ीसा का ही एक तट है चंद्रभागा तट, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया था। चंद्रभागा तट आपका पूरे एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला तट है, और वो तट कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के सीएम का नाम आप सबको मालूम है, इनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की पार्टी का नाम क्या है, तो नवीन पटनायक की पार्टी का नाम है बीजेडी यानी बीजू जनता दल। बीजू जनता दल जो इनकी पार्टी का नाम है, इनके पिता का नाम
बीजू पटनायक था, तो इनके पिता के नाम पर ही इस पार्टी का नाम बीजू जनता दल रखा गया था। तो याद रखिएगा, बीजू पटनायक के नाम पर इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। ये बीजू पटनायक भी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बीजू पटनायक के नाम पर वहाँ पर हॉकी स्टेडियम का नाम भी है, यानी भुवनेश्वर में स्थित है, जहाँ पर आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर को ही स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उड़ीसा से काफ़ी सारे पॉइंट है। तो ये उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अभी हाल ही में एक पॉइंट काफ़ी चर्चा पे था, और वो पॉइंट ये था कि फेसबुक ने अभी आपके जियो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। फेसबुक ने जियो में, नोट कर लीजिएगा, फेसबुक ने जियो, नोट कर लीजिएगा, फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में, प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयर, कितने प्रतिशत शेयर खरीदने की घोषणा की है, खरीदने की घोषणा की। इसका एग्जैक्ट अगर आप बोलें, लगभग में आप 10% बोल सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 9.99% ये खरीदने की घोषणा की है, यानी 9.9% आपका निवेश करेगा। और ये निवेश की राशि कितनी होगी, तो अगर राशि पूछी जाए तो निवेश की राशि होगी $5.7 बिलियन, $5.7 बिलियन। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कोविड-19 संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया, तो जहां पर हिमाचल वाला पॉइंट लिखा है वहीं पर यह भी ऐड कर लीजिएगा कि कोविड-19 संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। तो ये नोट कर लीजिएगा उसी जगह पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप सबको मालूम है कि भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव कर दिया है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो बदलाव किया है उसमें आपने देखा होगा कि इसमें चीन ने भारत का विरोध किया है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में भारत ने बदलाव कर दिया। अब भारत ने बदलाव किया, तो भारत ने बदलाव करने के बाद किस देश ने इसका विरोध कर दिया, तो भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव का विरोध किसने कर दिया, तो इसका विरोध कर दिया है चीन ने। अब ये विरोध किस बात का है ये भी थोड़ा सा समझिएगा, और ये विदेशी निवेश की नीति में क्या परिवर्तन हुआ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि भारत के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, जैसे भारत के सीमावर्ती देश हैं जिनसे भारत की सीमा साझा होती है, यहाँ पर पाकिस्तान, कुछ भाग यहाँ अफगानिस्तान, इसके बाद यहाँ पर आपका चीन, इधर आपका नेपाल, यहाँ पर आपका भूटान, यहाँ पर आपका बांग्लादेश,
तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनसे भारत की सीमा साझा होती है। तो भारत ने विदेशी नीति में ये परिवर्तन कर दिया कि जिन क्षेत्रों से भारत की सीमा साझा होती है, अब उन देशों की कंपनियां यदि भारत में निवेश करेंगी तो उनको पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी वो भारत में भी निवेश कर पाएंगे। चीन ने इसका विरोध कर दिया और चीन ने कहा कि भारत ने जो अपनी विदेशी नीति में बदलाव किया है ये WTO की नीति का उल्लंघन है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नियमावली का उल्लंघन है। तो इस कारण से चीन इसका विरोध कर रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की विदेशी नीति में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत की नीति थी उसमें क्या परिवर्तन किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट ले लेते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि जलवायु परिवर्तन पर COP26 कहाँ होना है। जलवायु परिवर्तन पर COP26 कहाँ होगा। इसके पहले ये भी देख लेते हैं कि COP25 कहाँ हुआ था, तो दोनों को याद करने में आसानी हो जाए क्योंकि कई बार पिछला भी पूछ लेता है। तो COP25 हुआ था, ये स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है मैड्रिड। ये पिछला वाला स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, और अगला वाला अगला वाला जो आपका COP26 है इसे ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था। ग्लासगो स्कॉटलैंड का ये शहर है ग्लासगो। इसे होना तो था इसी वर्ष 2020 में, लेकिन अब ये ट्रांसफर कर दिया गया, अब ये 2021 में होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था, लेकिन अब ये कब होगा, 2021 में होगा, और होगा तो यहीं पर होगा COP26। ये किससे संबंधित है, तो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक बात और जान लेनी चाहिए कि कुछ ऐसे खेल हैं ये कुछ ऐसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे गेम्स थे जिनके टाइमिंग बदले गए थे, यानी जिनको होना था 2022 में या 2020 में, 2020 में ना होकर के अब उन्हें 2022 में ट्रांसफर कर दिया गया। तो वो सारे पॉइंट आप लोग एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे वैश्विक खेल 2020 के वैश्विक खेल ये कहाँ होने थे, तो ये होने थे बर्मिंघम में, होंगे अभी भी बर्मिंघम USA में ही, लेकिन 2020 में होने थे। अब ये 2020 में ना हो करके अब इनका आयोजन किया जाएगा 2022 में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एक जैसे इसी में आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, महिला T20 ये आपका आयोजित होना था दक्षिण अफ्रीका में, और इसे कब आयोजित किया जाएगा, तो ये भी आपका अब होगा 2022 में। तो ये 2022 में ये भी होगा। इसके बाद तीसरा शीतकालीन ओलंपिक, ये भी अब बड़ा करके कर दिए। ये होने थे चीन के बीजिंग शहर में, अब ये चीन के बीजिंग में ही होंगे, लेकिन कब होंगे, 2022 में। इसके साथ आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, महिला हॉकी विश्व कप। ये महिला हॉकी विश्व कप जो है आपका, ये महिला हॉकी विश्व कप अब कहाँ आयोजित होगा, तो ये स्पेन और नीदरलैंड इसका आयोजन करेंगे। दो जगह होगा, स्पेन और नीदरलैंड। इसका आयोजन भी 2022 में ही किया जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आप लोग यहीं पर पॉइंट ऐड कर लेना, पुरुष हॉकी विश्व कप ये कहाँ होने थे, तो ये भी भारत में होने थे। और भारत में इनका आयोजन कब होना था, तो भारत में इनका आयोजन भी 2022 में ही होगा। तो ये सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा। तो ये आपको 2022 के पॉइंट से ये सारे याद हो जाएंगे।
इसके बाद अगला, जैसे आप एशियाई गेम्स, एशियाई गेम्स, एशियाई गेम्स इस बार होने थे चीन के हुआंगझाओ शहर में, और ये भी अब कब होंगे, 2022 में। तो ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि कब होंगे, तो ये भी आपके 2022 में होंगे। इसी के बाद फीफा पुरुष विश्व कप, फीफा पुरुष विश्व कप जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता है, आप सबको मालूम है, ये कब आयोजित होगा, तो ये भी 2022 में ही आयोजित होगा और इसका आयोजन किया जाएगा कतर में। तो ये पॉइंट सारे आप लोग एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, और ये क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आपको दिक्कत करेंगे, इसलिए आपको अगर पहले से मालूम होगा तो ये समस्या नहीं होगी। इसके बाद अभी हाल ही में एक बुक बहुत चर्चा में थी, हम बुक का भी एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वीडियो अलग सेपरेट बना दें आपका। एक बुक है जिसका नाम अभी फिलहाल आप ये लिख लीजिएगा, बुक शब्दमानस, शब्दमानस। ये किसने लिखी है और इसका क्या लिखा गया इस बुक में, तो देखिए शब्दमानस जो लिखी गई, इसको लिखा है ओपी श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव और उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव ने मिलकर। इस शब्दमानस में रामचरितमानस की जो शब्दावली है, उस शब्दावली का यानी उन शब्दों का अर्थ का संकलन एक साथ किया गया है, कि रामचरितमानस में कुछ शब्द हैं जो नहीं समझ में आते, उन शब्दों का अर्थ लिखा गया, और ये मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई, ओपी श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई, जो कि पति और पत्नी है। तो शब्दमानस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बुक है। बुक के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक सेपरेट वीडियो लगभग नवंबर या अक्टूबर 2019 से लेकर के 2020 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक, आलतू फालतू ना, इम्पॉर्टेंट बुक जितनी भी चर्चा में थी, तो वो सारी बुक पर एक वीडियो हम बना दें, तो आपको उस पर दिक्कत ना हो। एक वीडियो होगा तो एक, नहीं तो 2 वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। हालांकि बार बार कहने में हमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है तो करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई दिक्कत है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही। अगर अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप और कुछ हमसे चाहते हो कि हम इसमें एक्सप्लेनेशन में और कुछ करें तो आप निश्चित रूप से बताइएगा। अभी अप्रैल करंट अफेयर्स पे आपका ये पार्ट 2 है, हो सकता है पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जल्द ही आ जाए। लगभग 3 से 4 पार्ट इसके हम बनाने वाले हैं, क्योंकि चीज़ों को छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ करके चलना है, कि पता लगा एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, 2 चीज़ वहाँ से पढ़ ली तो सारी चीज़ें छूटने लगती हैं। आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।